नमस्कार, सुप्रभात मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। ये देश के 116 जिलों में लागू की जाएगी। इनमें से मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल किए गए हैं। इस योजना के तहत 25 कार्यों के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। सभी प्रवासी मजदूरों को 20 जून से यानी आज से 125 दिन तक काम मिलेगा। तो एक बड़ी योजना उन मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए जो कहीं काम कर रहे थे, लॉकडाउन के बाद अपने घर लौटे हैं, और उनके लिए सरकार ने एक बड़ी पहल, एक बड़ी कोशिश शुरू की है। गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 6 राज्यों के 116 जिलों से हो रही है। 125 दिनों का अभियान चलाकर मिशन मोड स्तर पर काम किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर जुड़ चुकी हैं भोपाल से। पूजा, एक बड़ी योजना उन गरीबों के लिए जो बाहर से आए हैं, प्रदेश में जो काम कर रहे थे कहीं और अब प्रवासी बन गए हैं, इस योजना से उन प्रवासी मजदूरों को किस तरह से लाभ मिलेगा? पूजा, बिल्कुल कमरुद्दीन, आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं अब उसकी भरपाई की जा रही है। जो अपने राज्य लौटे हैं प्रवासी मजदूर, उनको किस तरीके से रोजगार मुहैया कराना है, इस बात को लेकर के ये अभियान है और जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। 6 राज्यों के 116 जिले शामिल होंगे। बात अगर एमपी की करते हैं तो एमपी के 24 जिले इस योजना से जुड़ते हुए नजर आएंगे। और बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें अब रोजगार का संकट आ गया है, आजीविका का संकट आ गया है, उनका कहीं ना कहीं इस योजना के तहत संकट दूर होता हुआ दिखाई देगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद आज 11 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के साथ 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें वो भी शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन अवधि में जिस तरीके से मजदूरों पर संकट आ गया था, इस संकट को दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसके तहत उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और मंत्रालय जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लगभग 12 विभाग ऐसे हैं जो इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। और इन विभागों के तहत ही मजदूरों को रोजगार और उनकी आजीविका मुहैया कराने का अभियान आज से शुरू किया जाएगा। एमपी में कई एक ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपने राज्य वापस लौटे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति देखी जा रही थी, उन पर यह संकट आ गया था कि किस तरीके से वो आगे अपने जीवन चलाएंगे, उनकी आजीविका का स्रोत क्या होगा। और इस बात को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस बात की शुरुआत की है। पीएम मोदी खुद इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और 6 राज्य पूरे देश भर के इससे जुड़े हुए जाएंगे, जिसमें एमपी, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा इसमें शामिल रहेंगे। झारखंड भी इसमें एक हिस्सा शामिल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये 6 राज्य हैं जिनको चुना गया है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूजा, आपने सही कहा कि 6 खुशकिस्मत राज्य हैं। और मध्य प्रदेश के बारे में बात करूं पूजा, तो इसमें 24 जिले शामिल किए गए हैं। आज जब बीसी होगी उसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। जानना चाहूंगा पूजा कि राज्य सरकार की इस योजना में क्या भूमिका रहने वाली है और मध्य प्रदेश में इसको लेकर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है? देखिए कमरुद्दीन, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 विभाग ऐसे होंगे जो इसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। ग्रामीण पंचायत है और उसके साथ ही अन्य विभाग भी हैं जहां पर मजदूरों की काफी जरूरत होती है। ये ऐसे विभाग होते हैं जो योजनाएं चलाते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, इसमें मजदूरों की काफी हद तक भागीदारी होती है। और इन्हीं विभागों के जरिए रोजगार के अवसर को उत्पन्न करना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन्हीं विभागों में से किस तरह रोजगार के अवसर निकाले जाएं, जो मजदूर हैं उन्हें किस तरह से रोजगार दिया जाए, उन्हें आजीविका की जो जरूरत है वो किस तरह
उनकी जरूरत को पूरा किया जाए, इस बात पर खास ख्याल रखा जाएगा। और ये जो 12 विभाग हैं, इन्हीं से ही रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। जिन भी राज्य में चल रहे हैं ये प्रवासी मजदूर के तरफ जो अभी बात करें तो संकट जो उनकी तरफ खड़ा हुआ है, इन्हीं विभागों के जरिए जब रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो मजदूरों को उनसे लिंक करके उनके कह सकते हैं कि अवसर उन्हें प्रदान किया जाएगा, ताकि बिल्कुल पूजा, बहुत बड़ा मौका है उन प्रवासी मजदूरों के लिए और सरकार ने भी कहा है कि हर हाथ को काम दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका अपडेट देने के लिए। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आज क्या क्या कार्यक्रम हैं आपको बता देते हैं जल्दी से। 11 बजे गरीब कल्याण रोजगार अभियान में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे इस अभियान का। और 12 बजे आत्मनिर्भर भारत के संबंध में केंद्र सरकार के साथ बैठक है। 3 बजे से 4 बजे के बीच जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। 4 बजे संबल योजना के हितग्राहियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। 4:30 बजे कोरोना की समीक्षा की जाएगी। 5:30 बजे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिलाने को लेकर बैठक होगी। उद्योगों को बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा होगी। तो इस तरह का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का रहने वाला है। और राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य सर्वे की शुरुआत आज से हो रही है। 2 दिवसीय स्वास्थ्य सर्वे अभियान की शुरुआत हो रही है। 4 से 5 लाख लोगों का स्वास्थ्य सर्वे होगा। 500 टीमों के 1500 कर्मचारी अभियान में शामिल होंगे। हर टीम को 50 घरों के सर्वे का टारगेट दिया गया। 51 स्लम बस्तियों में सार्थक ऐप से जांच करेंगे। और रोकथाम, जो कोरोना रोकथाम करने की जुगत में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। घनी आबादी और झुग्गियों में कोरोना रोकने की कवायद की जा रही है। तो आज से राजधानी में स्वास्थ्य सर्वे की शुरुआत हो रही है। 2 दिन का है ये सर्वे और 4 से 5 लाख लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। 500 टीमों के 1500 कर्मचारी अभियान में शामिल होंगे। और खबरधार से जहां 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई, एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। जी हां, परिजन लगातार डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल ने बीमारी से स्वाभाविक मौत बताया है। धार जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की 4 नवजात बच्चों की मौत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत कैसे हो गई? परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। और जिन भी माँ बाप ने अपने नवजात बच्चों को खोया है वो डॉक्टरों पर गुस्सा हैं। सरकार, जो सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उस पर गुस्सा है। तो धार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। धार जिला अस्पताल से खबर है, जहां पर एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत की खबर है। और इसको लेकर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि अस्पताल इसे खारिज कर रहा है। इस आरोप को अस्पताल ने बीमारी से स्वाभाविक मौत बताया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन कुमार मेहर जुड़े हैं धार से। नवीन, धार जिला अस्पताल में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई, क्या है इसके पीछे की वजह और इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं? बीती रात जो है, देर रात को सामने आया, पूरे दिन से जो है अलग अलग समय में और अलग अलग बीमारियों से 4 बच्चों की मौत हुई है। कल देर रात मामला सामने आया है और इसमें जो बच्चों के परिजन थे उनने हॉस्पिटल प्रबंधन और डॉक्टरों और नर्सों और अन्य स्टाफ को ऊपर जो है लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरा मामला सामने आ पाया है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही रही है, इस कारण से बच्चों की मौत हुई है। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन जो है अब इस बात से बोल रहा है कि बोले बच्चों की मौत जो है सभी अलग अलग बीमारी। नवीन, डॉक्टरों ने किस तरह की लापरवाही बरती, क्या कह रहे हैं परिजन? जी, परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने ठीक से केयर नहीं की है और ठीक से इलाज नहीं किया है, इस कारण से जो है बच्चों की मौत हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में स्पेशल केयर बोर्ड यूनिट है और इसमें जो है वेंटिलेटर भी लगे हुए हैं और यूनिसेफ की मदद से ये पूरा गहन
शिशु चिकित्सा जो है ये पूरा चलता है यहाँ पे और काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके 4 बच्चों की मौत होना अपना सवालिया निशान है। नवीन, बच्चों में ऐसी क्या बीमारी थी, क्योंकि अस्पताल कह रहा है कि बीमारी से ये स्वाभाविक मौत है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये स्पेशल केयर बोर्ड यूनिट जो है इसमें जो है गंभीर रूप से बीमार बच्चे जो होते हैं उन्हीं को इसमें भर्ती किया जाता है और इसमें जो है वेंटिलेटर वगैरह सब लगे हुए हैं और गहन चिकित्सा इकाई जो है इसका नाम है और जो है बहुत ज्यादा गंभीर बच्चे होते हैं वही बच्चे जो है इसमें भर्ती होते हैं और डॉक्टर जो है उनका इलाज करते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि जो गंभीर बच्चे होते हैं उनकी मौत भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी देने के लिए। और अब बात कोरोना की। इंदौर में कोरोना कम नहीं हो रहा। 24 घंटे में 1768 सैंपल की जांच हुई है। 42 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4288 पहुंच चुकी है। अब तक 3168 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 193 मरीजों की मौत हुई है। 927 मरीजों का इंदौर में इलाज चल रहा है। इंदौर में अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। हमले का आरोप पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों पर है। दरअसल तेजाजी नगर थाना इलाके में चिनार हिल्स के पास खनन अधिकारी और पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी, जहां यह हमला किया गया। पुलिस ने कुल 20 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति के नुकसान की धाराओं समेत अन्य धाराओं में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। क्षेत्र में जो है एक पुलिस और प्रशासन के सहयोग से एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही थी। इसी घटनाक्रम के दौरान जो है टीम के लौटते समय जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है इसमें एक गाड़ी का शीशा पत्थर के द्वारा तोड़ा गया है और उन दोनों के विरुद्ध और अन्य आदमियों के विरुद्ध जो भी उसमें आरोपी हैं उन सभी के विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज। विधायक जीतू पटवारी के परिजनों के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से श्योपुर भेज दिया गया। आपको बता दें कि अवैध उत्खनन रोकने गई खनिज और प्रशासन की टीम पर जीतू पटवारी के रिश्तेदारों ने हमला किया था। मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश से राजा और महाराजा दोनों ही राज्यसभा पहुंच गए। कल हुए राज्यसभा की तीनों सीटों के चुनाव में बीजेपी 2 सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह विजयी घोषित किए गए। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। उन्हें 36 वोट मिले। सबसे ज्यादा 57 वोट लेकर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर रहे। वहीं 56 वोट सिंधिया को और 55 वोट सुमेर सिंह सोलंकी को मिला। बरैया के खाते में सिर्फ और सिर्फ 36 वोट आए। चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई। बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जगह कांग्रेस को वोट किया। वहीं 2 वोट एक कांग्रेस और एक बीजेपी के रद्द हुए हैं। राज्यसभा सांसद चुने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शुभकामनाएं दे रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राज्यसभा में दोनों प्रत्याशियों की जीत हुई है। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और दूसरे दलों के विधायकों का सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उनके परिवार ने खुशी का इजहार किया। उनकी पत्नी ने कहा कि वह युवाओं को हमेशा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की सलाह देते हैं। वहीं उनकी बेटी ने कहा कि उनके पिता हमेशा
उनसे विपरीत परिस्थितियों से जूझने की बात कहते हैं। इतना बड़ा मौका मिला है हमें समाज और सबके लिए काम करने के लिए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पापा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये एक ज़िले के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो सबकी सेवा करना चाहते थे शुरू से, और अब उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि वो सबकी सेवा कर सके। तो राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों को कई जानकारियां दी गई हैं। 24 सीटों पर सभी कांग्रेस विधायकों को जानकारी और जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के हिसाब से जिम्मेदारी तय की गई। 1.5 साल की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान भी करेंगे ये लोग। और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का भी बयान सामने आया। 15 महीने के कार्यकाल के बारे में जनता के सामने पक्ष रखेंगे। कांग्रेस संगठन का हर कार्यकर्ता उपचुनाव में काम करेगा। खबर इंदौर से। इंदौर में गुटखा कारोबारी से पूछताछ जारी है। 233 करोड़ की टैक्स चोरी का पूरा आरोप है। गुटखा कारोबारी विकास बादवानी से पूछताछ की जा रही है। 20 से ज्यादा डमी कंपनियों के नाम उजागर हुए हैं। रिश्तेदारों के नाम पर डमी कंपनियां बनाई गई। कंपनियों के नाम से टैक्स चोरी होती थी। बादवानी ने सांस की तकलीफ बताई है मेडिकल जांच में, हालांकि वो सेहतमंद पाए गए। 233 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा आरोप है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुटखा कारोबारी विकास बादवानी से पूछताछ की जा रही है। बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। 20 से ज्यादा डमी कंपनियों के नाम भी उजागर हुए हैं। खबर भिंड से, जहां पर भिंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपहृत कथावाचक को फिलहाल आजाद करा लिया गया। ग्वालियर के शताब्दीपुरम से मुक्त कराया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बदमाशों ने, आपको याद दिला दें कि जब अपहरण किया था तो उस वक्त फोन करके 30 लाख की फिरौती मांगी थी। कथा कराने के बहाने इन लोगों ने कथावाचक का अपहरण किया था। एसपी मनोज सिंह ने इसके लिए टीमें बनाई थी। 3 टीमें बनाई गई थी। एएसपी संजीव कंचन के नेतृत्व में ये टीमें बनाई गई थी और आखिरकार अब कथावाचक को सकुशल बरामद कर लिया गया। सिंगरौली के चितरंगी में बारिश शुरू होने के साथ ही मगरमच्छों का आतंक भी शुरू हो गया है। यहां सोनगढ़ घड़ियाल अभ्यारण्य से सटे इलाकों में मगरमच्छों ने चहलकदमी शुरू कर दी। अभ्यारण्य से भटककर एक मगरमच्छ चितरंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी तो काफी देर बाद मौके पर पहुंची टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और अभ्यारण्य छोड़ दिया है वापस। लेकिन अभ्यारण्य के नजदीक रहने वाले लोग अभी भी दहशत में हैं। सिवनी के घनसौर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मनमानी नजर आई है। दरअसल अस्पताल के कोविड वार्ड में उस समय ताला लटका मिला जब इलाके के 4 संदिग्ध मरीज आइसोलेटेड होने के लिए पहुंच गए। कोविड वार्ड में ताला लगा होने के कारण यह मरीज अस्पताल परिसर में अन्य मरीजों के संपर्क में भी रहे। अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि बीएमओ ने कोविड वार्ड में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली है। उनका दिल्ली से हिस्ट्री थी जाने की और उनके साथ में जो किंद्रई आए हैं लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, तो उसके बाद ये किसी ऑटो से आए हैं। तो उसके बाद हमने पूरा हिस्ट्री निकाल के उनका और उनको आइसोलेशन की सलाह दिए हैं। बट आइसोलेशन वार्ड की अभी चाबी ना होने के कारण उनको एक तरफ अभी बिठाने की हिदायत दी गई, उनको समझाइश दी गई कि आपको किसी के संपर्क में नहीं आना है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बारिश ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जून में, आपको बता दें, बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है और जून में हुई बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। एक दिन में 126.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। साल 2013 में 26 जून को रिकॉर्ड बारिश हुई थी। 2013 में 115.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। प्रदेश में अब तक 50 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और खबर यह है कि रिमझिम बारिश का दौर अभी भी जारी है।
तो भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बारिश ने 10 साल का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खरगोन में भगवानपुरा पुलिस ने अवैध हथियार गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 40 अवैध पिस्टल बरामद की। एसपी सुनील पांडे ने भगवानपुरा पुलिस को पुरस्कृत करने की बात कही है। पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी में है कि अपने प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हथियार एक साथ पहली बार पकड़े गए हैं। खास बात इसमें यह है कि हथियार के साथ ही हथियार बनाने की जो मशीनरी होती है, जो उसके कल पुर्जे जो उसके रहते हैं, लोहे और ये सब पाइप वगैरह, ये सब कुछ बरामद हुए हैं। एक तरीके से ये एमपीएसटीएफ ने आज उज्जैन में बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए हथियार तस्करों के पास से पुलिस ने 14 पिस्टल जब्त किया। गिरोह के 2 मास्टरमाइंड जहां पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, वहीं गिरोह के बाकी सदस्यों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।